विवाह के बाद जहाँ मैं गई थी वह छोटा सा कस्बा-नुमा शहर था और नया नया जिला बना था। वहाँ के सांसद पुराने धाकड़ नेता थे और उन्होंने विकास के नाम पर उस छोटे से कस्बे में कई फ्लाईओवर बना दिए थे। मेरी ननद नंदोई भी वहीं थे। प्रशासनिक हलकों की खबरें अक्सर सुनी सुनाई जाती थी क्योंकि मेरे ससुर जी भी पशुपालन विभाग के उप निदेशक के पद पर पोस्टेड थे। बातों बातों में पूर्व एसडीएम और उनके पत्नी की भी बातें। अरे, ये तो रीना दी है। अरे हाँ, यही तो थी वो। आप जानती हैं? नंदोई जी आश्चर्यचकित थे। हाँ, प्रीति दी की फ्रेंड थी। हमारा घरेलू संबंध था। इनकी बड़ी बहन दीपा जो अपर कलेक्टर हैं। हाँ, दीपा दी 1 साल सीनियर थी यूनिवर्सिटी में प्रीति दी से। ननद और नंदोई से ही और भी बातें पता चली थी। रीना दी के पति जितने ही फ्लेक्सिबल अधिकारी थे उतने ही अड़ियल पति। उनके घर के नौकर चाकर, माली, आने जाने वाले कर्मचारियों से जो बातें निकल कर आती थी उनसे उनका चरित्र किसी अनसिक्योर्ड साइको व्यक्ति का लगता। बात बात में रीना दी को झिड़कना, अपमानित करना, खाने की थाली पटकना, नौकरों के सामने ही हाथ उठा देना, कई बार पार्टी इत्यादि में डार्क मेकअप के बावजूद उनके चेहरे के निशान छुप नहीं पाए थे। एक बार उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। काम करने वाली मेहरी ने पड़ोसियों को बताया, साहब ने हाथ मरोड़ दिया था मेम साहब का। उस समय रीना दी के बारे में वो सब सुनकर बहुत अपसेट हो गई थी मैं। एकदम से दोनों बहनों का चेहरा आँख के आगे नाचने लगा था। याद आ गई थी दीपा दी। ए मैडम जी, पानी पी के आ रहे हैं हम लोग। उधर मैडम लिसन लिसन कहती रहती, उधर दीपा दी क्लास के बाहर। पूरी क्लास ठहाकों में लहालोट। मैडम की लाल आंखों को धता बता अगले ही पल दीपा दी, हम लोग अंदर आए मैडम जी कहती क्लास में दाखिल। फिर ठहाकों का दौरा। वह गोरखपुर का शायद पहला और सबसे पुराना गर्ल्स स्कूल था जो पूर्णतः मिशनरी था। हर प्रतिष्ठित परिवार का अपने लड़कियों के लिए पहली प्राथमिकता में स्कूल का नाम होता। दीपा दी के पापा आईएएस थे, खासे रसूखदार, पर दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर था। खूबसूरत तो दोनों ही थी, भक्क गोरी लंबी और सुघड़ नाक नक्शा। पर जहाँ दीपा दी थी जहीन धाकड़ व्यक्तित्व की स्वामिनी, वहीं रीना दी थी औसत पढ़ाई लिखाई स्वभाव हर चीज़ में धीमे। उनके व्यक्तित्व में सौम्यता नहीं, दब्बूपना झलकता, पीछे चलने वालों जैसा एटीट्यूड। पर दीपा दी तो थी अग्रणी, कभी पीछे चलने वालों में नहीं, हमेशा आगे। अपनी तरह की एक ही थी वो। दूर से ही प्रीति दीदी को हाक लगाती, ए प्रीति, कहाँ हो? दिखाई नहीं देती तू। चाची लोग सब ठीक है ना? सड़क पर खड़ी हो बतियाने लगती। ऐसे ही एक बार पास से गुजरते एक लड़के ने उनकी खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में कमेंट पास किया था और वह तुरंत पलट उस लड़के को रोक ललकारते हुए अपनी इंग्लिश में अच्छा खासा लेक्चर सुना डाला था। आखिर स्कूल के हर डिबेट कंपटीशन की विजेता रही थी वो। ऐसी थी दीपा दी, किसी भी परिस्थितियों को आसान बना देने वाली, कहीं भी भीड़ जाने वाली, पूरा लड़ाका। उनकी दबंगई की कुछ यादें तो अब भी चेहरे पर मुस्कान ला देती है। हम सब जुबली टॉकीज में पिक्चर देखने गई थी, खचाखच भरा हॉल। उन दिनों हम सभी सहेलियों शाहरुख की दीवानी थी। भारी एक्साइटमेंट था, पर फिल्म शुरू होने के कुछ देर बाद ही दिमाग खराब हो गया। कुछ आवारा लड़के पीछे बैठे थे, पीछे से पैर लगाते, कमेंट पास करते। सीट पर बैठे रहना कठिन हो रहा था, पर अगले ही पल अंधेरे हॉल में दीपा दी की कड़कती आवाज़ गूंजी, ठीक से बैठो सब, वरना हमको ठीक से बैठाना आता है। उसके बाद किसी ने चू नहीं की। यूं भी दीपा दी शाहरुख की दीवानी थी, भला फिल्म में व्यवधान वो कैसे सहती। शाहरुख की फिल्म वो पूरा मगन होकर देखती। कुल मिलाकर उनके रंग ढंग ऐसे कि लड़के भी पानी भरे। कोई लड़का उनके पास फटकता भी नहीं था, सिवाय रोहित भैया के। लंबे कसरती बदन के रोहित भैया उनकी बुआ की तरफ से रिश्तेदार थे। अच्छी खासी जमींदारी थी, पर आईएएस का भूत सवार था। बीए एलएलबी प्रयागराज से किए,
अभी और कई साल रहते वहाँ पर। पिताजी का देहांत हो जाने से उन्हें गोरखपुर वापस आ जाना पड़ा। फिलहाल उन्होंने भी एमएम में दीपा दी के साथ ही दाखिला लिया था। दीपा दी के लिए उनकी आंखों में स्नेह गाहें बछाहे छलक सा जाता था और इस छलकने को वो रोकते भी नहीं थे। दीपा दी भी उनके सानिध्य में बड़ी कंफर्टेबल रहती थी। विश्वविद्यालय में लगभग सभी ने मान लिया दीपा और रोहित जरूर जीवन साथी बनेंगे। दो बातें लगभग तय थी, रोहित भैया का आईएएस बनना और दीपा दी के साथ उनकी शादी। पर दोनों ही बातें शायद विधि को मंजूर नहीं थी। कई बार सामने बिल्कुल साफ दिखती चीज़ें भी दरअसल वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। दीपा दी की शादी में हम सब गए थे, मैं और मेरी सहेलियाँ, प्रीति दी और उनकी सहेलियाँ, दीपा दी के क्लासमेट्स। पर रोहित भैया नहीं आए थे। दीपा दी गोरी भक और कहा जीजा जी बिल्कुल तवे का उल्टा। पीसीएस अधिकारी जैसी कोई बात व्यक्तित्व भी नहीं थी। न चाहते हुए भी रोहित भैया का चेहरा आंखों के आगे आ जा रहा था। विवाह के बाद एक बार आई थी दीपा दी हमारे घर, पूरी छन छन बनी हुई, कलाइयों तक चूड़ियाँ, भारी साड़ी, पीले सिंदूर से भरी मांग, जेवरों से लदी फदी। आते ही आलता लगे पांव उठाकर सफ़ेद चद्दर बिछे पलंग पर बैठ गई थी। अब मेरी शादी का कुछ खामियाजा आप लोग भी भुगतो ना। जब मलमल कर चादर का रंग छुड़ाओगे तब ना चाहते हुए भी हम याद आएंगे। अम्मा ने वो चादर वैसे ही उठाकर रख दी थी। दीपा दी के आलता लगे पैरों की छाप को धुलने देने में उन्हें अपशगुन सा लगता था। आज भी शायद अम्मा के किसी पुराने बक्से में वो चादर जस की तस पड़ी हो। प्रीति दी की शादी रीना दी से पहले हुई थी। रीना दी की शादी में प्रीति दीदी दिल्ली से आई थी। उसी शादी में दीपा दी से भी मिले थे हम लोग। साधारण शादीशुदा लड़कियों जैसा एटीट्यूड था उनका। पति और बच्चों में मगन स्त्री, उच्च अधिकारी पति, दो प्यारे बच्चे। पता नहीं क्यों मुझे दीपा दी का वो सुखी स्त्री वाला रूप भाया नहीं था। सच, विवाह लड़कियों को खा जाता है पूरी तरह। दीपा दी बहाने बिंदास बेधड़क लड़की जो हर लाइन की धज्जी उड़ाती थी। अपनी स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र व्यक्तित्व, कैसे तो हाँ जी करने वाली औरत में तब्दील होती जा रही थी। इधर माँ और चाची लोग तो ठंडी सांसें भर रही थी उनके ठाट बाट देख। महेश जी ने अपनी दोनों बेटियों के लिए अफसर दामाद ढूंढे। राज करेंगी बेटियां, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, रुपया गहना, आखिर लड़कियों के लिए इससे ज़्यादा सुख आदमी क्या चाह सकता है। अम्मा लोग उसी जमाने की थी जब लड़कियों के लिए आईएएस पीसीएस लड़के मिलना मानो उनके भाग जागना। इंजीनियर डॉक्टर भी ऊंची हैसियत वालों के लिए रिजर्व होते। हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियों के लिए प्रोफेसर, बैंक कर्मी, जामाता मिलना बड़ी बात होती थी। फिर बीच के कुछ वर्ष चुपचाप चले गए। हाँ, गोरखपुर आने पर प्रीति दीदी मुझे लेकर दीपा दी के घर जरूर जाती थी। कभी दीपा दी आई होती तो उनसे मुलाकात हो जाती, कभी रीना दी से भी। अक्सर ऐसा होता कि रीना दी और प्रीति दी कमरे में बंद हो जाती, मुझे बोरियत होती। आखिर बच्चों के साथ कितनी देर मन बहलाती। फिर रीना दी की मम्मी का घुमा फिराकर मेरी शादी की बात पूछना भी मुझे नहीं सुहाता था। अब शादी में देरी हो रही है तो मैं क्या कर सकती थी। पापा देख तो रहे हैं, सब लड़कियों की तरह एमए करते ना करते मेरी शादी नहीं हो पाई तो कौन सा आसमान फट पड़ा। यूँ भी देख तो रही हूँ इन सभी शादीशुदा औरतों को, सबकी सब यूँ हो गई हैं मानो शादी से पहले की उनकी ज़िंदगी किसी दूसरे जन्म की बातें हों। रीना दी से मिलकर आने के बाद प्रीति दी क्यों गुमसुम सी हो जाती थी, अब इतने वर्षों बाद जान पाई। प्रीति दीदी कितनी बकबक ही थी। अम्मा कहती पेट में पानी नहीं पचा सकती ये लड़की, पर अपनी सहेली की बातें कैसे तो पचा गई थी। लेकिन रीना दी क्यों सहती थी, अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखा उन्होंने। शादी के 14 सालों के बाद पीपीएस क्वालिफाई किया था उन्होंने, ये खबर मैंने भी सुनी थी और उनके लिए संतोष से भर गई थी। आजकल के बच्चे वैसे कुछ मनचाहा कर लेने पा लेने पर कहते हैं ना, चमक कर यस, बस वैसे ही कुछ अनुभूति हुई थी मुझे दीपा दी को लेकर लगा था। मैं भी
बच्चों की तरह जोश से बोलूं, यस। मैं भी बच्चों की तरह जोश से बोलूं, यस। ये हुई ना बात। बेटे के स्कूल का वार्षिकोत्सव था। वहाँ दीपा दी चीफ गेस्ट थी। स्कूल के इनविटेशन कार्ड पर उनका नाम था। वह इस शहर में है, मुझे पता है, पर इतना बड़ा शहर और फिर पतिदेव का स्वभाव ऐसा था कि मेरे मायके तरफ के परिचितों से मिलने मिलाने में उनकी कोई रुचि नहीं। विवाह के बाद लड़कियां बदल जाती हैं, ये तो खूब देखा सुना था, पर क्यों बदल जाती हैं इसकी दीक्षा और विवाह के बाद बखूबी मिल गई थी। उनका मुझे इस तरह पुकारना और फिर बेहद आत्मीयता से हालचाल पूछने लगना आसपास खड़े लोगों को न सिर्फ हैरान कर रहा था, बल्कि अचानक से बेटे के स्कूल में मैं महत्वपूर्ण बन उठी थी। उनका आत्मीयता से ये कहना, तुम्हें मालूम था ना मैं यहाँ हूँ, फिर मिलने क्यों नहीं आई? मैं संकोच से भर गई। आप बिजी रहती होंगी ये सोचकर। अपना एड्रेस दो, इस संडे गाड़ी भेज दूंगी। नो, कोई बहाना नहीं चलेगा। संडे ठीक 12 बजे उनका ड्राइवर आ गया। पति और बच्चों के बिना ही मैं गई। पतिदेव ने पहले ही मना कर दिया था और पहली ही बार बच्चों के साथ मैं जाना नहीं चाहती थी। अकेले जाना एक तरह से मेरे लिए अच्छा ही था। दीपा दीदी और जीजा जी ही थे। जीजा जी कहीं निकलने वाले थे। दीदी सुघड़ गृहिणी की तरह नौकरों को निर्देश दे रही थी। जीजा जी बीच बीच में मुझसे भी बतिया रहे थे। सब कुछ एक नॉर्मल फैमिली की तरह ही था। सच, अफवाहें भी क्या गजब ढाती हैं। दीपा दी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सोचा भी नहीं जाता। उनकी शख्सियत तो ऐसी रही थी कि अगर ऐसा कुछ होता तो निश्चिंत ही उसकी कुछ परिणति भी होती। आधा अधूरा कुछ उनको सूट नहीं करता था। अच्छा साली साहिबा, मैं चला। अब आप अपनी दीदी जी से जी भर कर गप्पे मारिए। इन्होंने खास आपके लिए ही आज छुट्टी ली है, वरना हम लोगों की छुट्टी कहाँ। कहकर जीजाजी चले गए। 10 मिनट में मैं आई, कहकर दीदी बाथरूम में घुस गई। नहाकर आई तो ढीले कुर्ते सफ़ेद सलवार में खूब फ्रेश लग रही थी। आकर सोफे में मेरे पास ही धंस गई। सबकी खोज खबर लेती रही, प्रीति दीदी की, चाची लोगों की, अम्मा की। मेरे भीतर भी ढेरों प्रश्न थे उनको लेकर, रीना दी को लेकर। इधर उधर से सुनाई पड़ जाती अफवाहों को लेकर। लगा अभी पूछ लूं, क्या पता ये एकांत फिर जुटे ना जुटे। मैंने कुरेद दिया और दीदी शुरू हो गई। तुम नहीं जानती मेरे पिताजी कैसा दामाद हमारे लिए ढूंढे रहे थे। आईएएस पीसीएस दामाद। कोई परिवार नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, बस लड़का अफसर है। आपके जीजाजी एक साधारण किसान परिवार से थे। ऊपर से उनकी शक्ल सूरत रावण के परिवार से कम नहीं लगती थी। क्या दीदी, आप भी? वह हंस पड़ी। मेरी तस्वीरें, शिक्षा और मेरे पिता की स्थिति देखने के बाद कोई गुंजाइश नहीं थी और हमारी शादी हो गई। मैं भी शक्ल से ज़्यादा लड़के की पढ़ाई पर जा रही थी। लेकिन बहुत जल्दी मुझे समझ आ गया कि अच्छी शिक्षा किसी इंसान के बड़ा आदमी बनने की गारंटी नहीं होती। बहुत जल्दी मुझे तुम्हारे जीजा जी का असली चेहरा समझ आ गया। मेरी तारीफ, मेरी सराहना, ये उनके बर्दाश्त के बाहर लगता है। बात बात में झिड़कना, नीचा दिखाना, अपनी पढ़ाई, अपने रुतबे की डिंगे हाँकना। याद है शादी से पहले मैं कैसे गलत होते देख लड़ पड़ा करती थी। माँ इसके लिए हमेशा मुझे फटकारती। क्या ज़रूरत दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की। पर अन्याय होता देख चुप लगा जाना, इसलिए कि वे अन्याय मेरे साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा है, ये तो मेरी फितरत थी ही नहीं। पर अब तो ये था कि दूसरे को क्या कहूँ। अपने साथ ही कुछ सही नहीं कर पा रही थी। विरोध करने, तर्क करने पर वो सभ्यता की सारी सीमा लांघ जाता था।